तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ड्रामनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे दोस्त नरेश ने बताई थी। ये कहानी 4 दोस्तों के बारे में है। हालांकि ये हादसा 3 दोस्तों के साथ ही हुआ था और चौथा दोस्त तब उनसे मिलना जा रहा था और इसीलिए वो शायद उस हादसे का शिकार नहीं हुआ था। लेकिन नरेश ने मुझे उस गांव और उस जगह के बारे में बताने से इनकार कर दिया, पर वह घटना बहुत डरावनी थी और इसीलिए मैंने उसका कहानी में रूपांतरण किया है। तो कहानी असल में ऐसी है। रोहित, सुदेश, उदय और नरेश ये 4 दोस्त थे। चारों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। तो एक दिन उनका प्लान हुआ कि रात को कहीं जाकर पार्टी करते हैं, मतलब सिगरेट बियर वगैरह पीते हैं। और फिर जैसा प्लान था उसी हिसाब से तैयारियां होने लगी। किसी ने कुछ खाने का सामान लिया, किसी ने कुछ बियर खरीदी और किसी ने बाइक का इंतज़ाम किया। और आखिर में बस नरेश को जगह का बंदोबस्त करना था। तो जैसा प्लान हुआ था, अब सबको नरेश ने अपने गांव आने को कहा था। गांव के लोग 9 से 10 बजे के बीच कम से कम सो जाते हैं। तो नरेश ने तीनों दोस्तों को रात 10 बजे के बाद गांव आने को कहा था। नरेश ने अपने ही किसी दोस्त के घर पार्टी का इंतज़ाम किया था। तो फिर जैसा प्लान हुआ था वैसे ही रोहित, उदय और नरेश तीनों सामान लेकर गांव की ओर निकल पड़े। वो बाइक चला ही रहे थे और तभी उदय को मोबाइल पर नरेश का फ़ोन आया। हेलो उदय, वो एक प्रॉब्लम हो गई है यार। वो जो दोस्त के घर हम बैठने वाले थे ना, वो अब मना कर रहा है। तो अब क्या करें? तो उदय ने रोहित को और सुदेश को नरेश की प्रॉब्लम के बारे में बताया। और तब सुरेश ने कहा, अरे गांव में पीने के लिए कम जगह है क्या? किसी भी खेत में घुस गया तो घंटा किसी को पता चलेगा। और फिर उन्होंने प्लान चेंज किया और नरेश के आसपास के गांव में ही कहीं पर जाने का प्लान किया। फिर वैसा तय हुआ था वैसा ही उन्होंने नरेश को गाँव से बाहर आने को कहा और तीनों भी फिर बाइक शुरू कर उस गाँव की ओर निकल पड़े। तीनों एक ही बाइक पर जा रहे थे। जब वो तीनों गांव के पास जा रहे थे, नरेश के पास, तो उन्होंने रास्ते के किनारे एक मकान देखा। मकान को देखकर उन्होंने वहीं पर बाइक रोक दी। मकान को देखकर लग रहा था वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। आधी अधूरी दीवारें थी, सीमेंट के पिलर बने हुए थे और दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं था। वो 3 मंजिला मकान था, जबकि नीचे की मंजिल की दीवारें थी और ऊपर की 2 मंजिलें खुली थीं। वहाँ पर बस पिलर खड़े थे। मकान के आसपास लोहे की तारों का कंपाउंडर बना हुआ था और उसी को लगकर लोहे का एक बड़ा सा गेट था। गेट पर मराठी भाषा में एक बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि सदाच जाया विश्राम राव प्रसाद राव उद्धव मचे एर तज्जा परवानगी चाहे जगत पाई ठवनोची कुनालाही परवानगी रही। इसका मतलब ये था कि इसके मालिक विश्राम राव प्रवादगर राव है और उनकी इजाज़त के बगैर इस जगह पर किसी को भी पैर रखने तक की इजाज़त नहीं है। तो उस जगह को देखकर उदय के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि ऊपर की मंजिल खुली है तो वहाँ पर ठंडी हवा आएगी, मौसम अच्छा होगा और कोई भी देखने भी नहीं आएगा। तो पार्टी वहीं करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो बहुत मज़ा आएगा। तो उसने उस नए प्लान के बारे में सुदेश और रोहित को बताया और वो सब जवान थे और जवान इंसान हमेशा जोश में कुछ सोच लेता है, पर उसके परिणाम के बारे में वो कभी नहीं सोचता। तो बाकी सब भी तैयार हो गए। तो उन्होंने नरेश को कॉल किया ताकि उन्हें वो उस जगह के बारे में बता सके जो उन्हें उसके गांव से कुछ 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर थी और वो जगह अच्छी थी, उनके प्लान के मुताबिक थी। तो नरेश का मना करना का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब उसे वो कॉल लगा रहे थे तो नरेश कॉल उठा ही नहीं रहा था। उन्होंने 3-4 बार कॉल किया तो तब रोहित ने कहा, चल रहने दे, शायद वो बाइक पर होगा और जैसे ही वो गांव के बाहर आएगा तो वो खुद हमें कॉल करेगा और तब हम उसे बता देंगे कि हम इस मकान में रुके हैं और उसे और थोड़ा आगे आने को कहेंगे। तो बाकी दोस्तों ने भी उस बात को ठीक समझा और उस मकान का गेट खोलकर अंदर चले गए। उन्होंने आसपास से देखा तो सब तरफ ईंटें यहाँ वहाँ पड़ी हुई थीं। ज़मीन में हर तरफ रेत बिखरी हुई थी। मतलब साफ था कि मकान का काम कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ था।
ये देखकर उन्हें और भी अच्छा लगा कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं होगा। दीवारों पर जगह जगह बारीक बारीक पेड़ उगे हुए थे। दीवारों की ईंटें हरी पड़ चुकी थी, उन पर शैवाल उग चुका था शायद। वो तीनों फिर बिना कुछ सोचे समझे गीली फिसलन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहली मंजिल पर पहुंच गए। ऊपर की तीसरी मंजिल पर छत नहीं थी और बारिश के दिन चल रहे थे, तो उन्होंने पहली मंजिल पर ही बैठने का फैसला किया और बैग को नीचे रखते हुए सिगरेट, बियर और कुछ और सामान बाहर निकाला और वो वहीं बैठ गए। रोहित ने एक सिगरेट सुलगाई और उसी मंजिल के किनारे पर एक पिलर के पास जाकर खड़ा हो गया। वो वहाँ पर इधर उधर देख रहा था। मौसम बहुत ठंडा था, इसलिए बियर जल्दी गर्म होने की कोई बात ही नहीं थी। जब रोहित चारों ओर देख रहा था तो उसका मकान के नीचे की ओर गया। उसने देखा कि वहाँ पर कोई आदमी खड़ा है जो कि रोहित को ही घूर रहा है। दोनों को लगा कि शायद दोनों ने किसी से मस्ती करने के लिए या फिर नरेश को मैसेज कर दिया होगा, दोनों में से किसी ने। तो वो नीचे खड़ा ये देख रहा होगा कि हम तीनों यहाँ हैं या कोई और है। तो उसे ऊपर से ही उसने उसे आवाज़ दी, अरे नरेश जल्दी आना। अरे यार कितना वक्त लगाएगा। अपने हाथ की सिगरेट को वहीं पर उस पिलर की साइड बुझाते हुए जली सिगरेट को नीचे फेंक दिया। जब वो सिगरेट को वहाँ पिलर पर बुझा रहा था तो वो नीचे खड़ा इंसान दौड़कर कमरे के पास चला गया। रोहित को लगा कि उसकी बात सुनकर नरेश दौड़कर ऊपर आ रहा है। वो जाकर बाकी दोनों के साथ बैठ गया। उन्हें भी कुछ देर तक लगा कि नरेश ही आया है, तो उन्होंने बैग से प्लास्टिक की गिलास निकाले और बियर की बोतल को खोलना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने एक बियर की बोतल को खोलकर सामने रख दिया और नरेश के ऊपर आने का इंतज़ार करने लगे। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गए, 3 मिनट बीत गए, पर नरेश ऊपर नहीं आया और ना ही उसकी आवाज़ आई। तो फिर सुरेश ने रोहित से कहा, तूने नरेश को ही देखा था या फिर कोई और था? अरे यार पता नहीं कौन था, पर मुझे लगा शायद नरेश है, तो मैंने आवाज़ दे दी। और अगर कोई दूसरा भी होता तो अब तक वो ऊपर आ चुका होता। तो उदय ने फिर हंसते हुए कहा कि अबे वो नरेश नहीं, अपने जैसा कोई और होगा जो पीने के लिए जगह ढूंढते हुए यहाँ तक आया है और अब हमें देखकर वो भाग गया होगा। चल जाने दे, अब बोतल खोल ही दी है तो शुरू करते हैं। उन्होंने थोड़ी थोड़ी बियर बोतल में भरी और पीना शुरू कर दिया। तब रोहित अपने मोबाइल से नरेश को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मोबाइल को रेंज नहीं पकड़ रही थी। तब रोहित ने कहा, अजीब बात है यार, अभी थोड़ी देर पहले नीचे अच्छा नेटवर्क आ रहा था और यहाँ पर ज़रा भी नेटवर्क नहीं मिल रहा। तो उदय ने अपना मोबाइल निकाल कर देखा, उसके भी मोबाइल में बिल्कुल भी रेंज नहीं थी। तभी सुरेश पीने में लगा पड़ा था। तब उदय ने उठकर मोबाइल हाथ में लिया, आसपास घूमकर नेटवर्क तलाशने लगा। जब वो मकान के एकदम किनारे जाकर खड़ा हो गया तब उसे वहाँ पर एकदम से थोड़ा सा नेटवर्क दिखा। वो उस पहली मंजिल के एकदम किनारे पर खड़ा हुआ था, जो कि सीमेंट का बस एक बीम था और वो वहाँ पर कहीं भी दीवारें नहीं थीं। उसने अपना पूरा हाथ एकदम से बाहर निकाला तो मोबाइल को फुल नेटवर्क मिला। उसने अपना फिर से हाथ अंदर लिया तो फिर नेटवर्क चला गया। उसने फिर से अपना एक बार हाथ बाहर निकाल कर देखा तो फिर से नेटवर्क आ गया। तो उसने फिर अपना हाथ अंदर लिया तो नेटवर्क फिर से गायब हो गया। उदय ने परेशान होकर कहा, अबे यार अजीब मकान है ये तो। मकान के बाहर हाथ निकालो तो फुल नेटवर्क आ जाता है और जैसे ही हाथ अंदर लो तो नेटवर्क 0 हो जाता है। तो रोहित ने भी उठकर 1-2 बार ट्राई किया, उसके साथ भी यही हुआ। तो रोहित ने कहा कि रुको तुम, मैं ऊपर मंजिल पर जाकर देखता हूँ, वहाँ पर सब कुछ खुला है तो फुल रेंज आएगी। तो ऐसा कहकर वो ऊपर चला गया। जब वो ऊपर जा रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। उसने 1-2 बार पीछे मुड़कर भी देखा लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। आखिरकार वो ऊपर की मंजिल पर चला गया, वहाँ भी वही हालत थी। तो रोहित ने हर कोने में जाकर देखा, जरा भी रेंज नहीं मिल पा रही थी। थोड़ा अजीब लग रहा था, यहाँ पर इतना खुला होने के बावजूद भी नेटवर्क नहीं आ रहा। उसने जैसे ही नीचे के फ्लोर पर किया था वैसे ही यहाँ किया, हाथ बाहर निकाला और अंदर लिया तो वहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाथ को बाहर निकालते ही नेटवर्क आ जाता था और अंदर लेते ही नेटवर्क गायब हो जाता था। रोहित को तभी थोड़ा गुस्सा आया तो वो नीचे चला गया। तो उसने नीचे जाते ही उदय से कहा, अबे यार यहाँ भी वही हालत है, बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा। रुक 1 मिनट, मैं नीचे जाकर देखता हूँ।
और सबसे पहले नरेश को फ़ोन करता हूँ, नहीं तो नरेश को पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं और वो हमें यहाँ वहाँ ढूंढता फिरेगा। तो ऐसा कहकर रोहित नीचे चला गया। नीचे जाकर वो मकान के बाहर जाकर गेट के पास खड़ा हो गया। उसने मोबाइल निकाला तो अब फुल नेटवर्क आ रहा था। तभी उसका ध्यान पास लगे एक बोर्ड पर गया जहाँ पर लिखा था, इस जगह के मालिक विश्राम राव पथराव जागृत हैं और उनकी इजाज़त के बगैर इस जगह पर किसी को भी पैर रखने की अनुमति नहीं है। रोहित ने वो पढ़ा और उस बात को नज़रअंदाज कर नरेश को फ़ोन लगाया। अरे नरेश, कहाँ है तू? जल्दी आना यार। बस यार 1 मिनट में निकल रहा हूँ, तो गांव के बाहर ही मिलता हूँ। अरे नहीं, थोड़ा आगे चले आ, हम यही रास्ते में ही हैं। अरे कौन सा मकान? पर अब नरेश की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। अरे यार तेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। बात सुन, हम ना यहीं पर रास्ते में एक मकान में हैं जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। शायद थोड़ा पुराना है पर पार्टी करने के लिए एकदम मस्त जगह है। रोहित की वो बात सुनकर उसे वो कुछ कहना चाह रहा था जब उसने कहा कि किसी विश्राम राव का घर है। अबे हो गया हो क्या? जल्दी से निकलो से, अभी की अभी। तब नरेश की आवाज़ वहाँ से ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। रोहित को उसकी आवाज़ ज़रा भी समझ नहीं आई। उसे लगा कि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत ही प्रॉब्लम है, तो उसने फ़ोन को ऊपर पकड़ते हुए नेटवर्क को ठीक करना चाहा और तभी उसका ध्यान आखिरी और तीसरी मंजिल की ओर गया। वहाँ पर कोई था जो रोहित को घूर रहा था, तो रोहित ने भी गौर से उसे देखने की कोशिश की और उसने नीचे से ही आवाज़ दी, कौन है? सुरेश, उदय, ये तुम हो क्या? तभी अचानक ही उसके हाथ में जो मोबाइल था वो इतना गर्म हो गया कि उसने हाथ से मोबाइल ही झटक दिया। उसने अपने हाथ पर फूंक मारी और फिर उसने ऊपर देखा, पर वह कोई नहीं था। रोहित को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि यहाँ पर इस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। इस जगह आने के बाद ही उसे अंदर ही अंदर जो एहसास हो रहा था वो कुछ अच्छा नहीं था। उसे यहाँ आने के बाद से ही अजीब सा लग रहा था। वहाँ की हवा भी अब तो घुटन से भरी हुई लग रही थी, बस उसी जगह की। तभी रोहित ने नीचे पड़ा अपना मोबाइल उठाया और वो ऊपर जाने लगा। वो सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाला था, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे नीचे वाली मंजिल पर कोई है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो मकान के एक कोने में दीवार से लगकर कोई इंसान खड़ा हुआ था, जो कि फिर से रोहित को घूरे जा रहा था। रोहित ने ध्यान से उसे देखने की कोशिश की और तभी रोहित को उस कोने से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक अजीब सी आवाज़ कानों से दिमाग तक जाती। उस आवाज़ ने रोहित के दिमाग को एकदम ठंडा कर दिया। रोहित ने फिर डरते हुए आवाज़ दी, कौन है? कौन है? और फिर सामने वाले उस इंसान ने कहा, मैं इस सामने वाले मकान का मालिक विश्वास राव तापराव जाकर, ये जगह मेरी है और तुम मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ पर आए हो। तो रोहित को लगा कि शायद ये इंसान उसके पीछे इसलिए पड़ा है। तो उसने कहा, सर माफ़ करना, हमें पता नहीं था कि ये आपकी जगह है। तो उस इंसान ने गुस्से में ही कहा, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, तुमने अभी अभी पढ़ा ना। रोहित इसके आगे कुछ कह पाता तब तक वो इंसान जो वो कोई भी चीज़ थी वो रोहित पर झपट पड़ी और अगले ही पल रोहित की एक दर्द भरी चीख ही उस जगह पर गूंजी। वहाँ ऊपरली मंजिल पर बैठे उदय और सुरेश ने भी वो आवाज़ सुनी। वो आवाज़ को सुनकर वो कांप उठे। सुरेश ने कहा, अबे ये तो रोहित की आवाज़ थी ना? हाँ, ये लग तो रोहित की रही थी। तभी उन्हें रोहित सीढ़ियों से ऊपर आता दिखाई दिया। तो सुरेश ने उसने कहा, क्या बे, चीखने को किसी ने कहा था तुझे? रोहित ने डरते हुए उनसे कहा, अबे यार, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ है और हम सबको मारने वाला है। तो उदय ने पूछा, अबे कौन मारने वाला है हमें? तो रोहित ने उदय की ओर देखते हुए उतनी ही ठंडी आवाज़ में उसे जवाब दिया, विश्राम राव पर्वतराव यादर, इस घर का मालिक। तो सुरेश उसकी बात को सुनकर हंसने लगा। तभी उन्हें नीचे से आवाज़ सुनाई दी मोबाइल बजने की। उदय ने रोहित से पूछा, अबे ये तो तेरी मोबाइल की आवाज़ है ना?
पर उसने कोई जवाब नहीं दिया रोहित ने उसकी बात का, और वो उठकर ठंडे कदमों के साथ सीधे नीचे चला गया। तभी सुरेश ने कहा, अबे इससे क्या हो गया, ये क्यों ऐसे बात कर रहा है। उन्हें लगा कि रोहित मोबाइल लेने नीचे गया है, पर फिर भी बहुत देर तक आवाज़ आ रही थी। तो सुरेश आगे जाकर किनारे पर चला गया और उसने झुककर नीचे देखा। मकान के बाहर ज़मीन पर रोहित का मोबाइल पड़ा हुआ था और उसके पास ही सीमेंट की पानी की टंकी बनी हुई थी और टंकी के पास ही कोई लेटा हुआ दिखाई दे रहा था। सुरेश ने उसे आवाज़ दी, अबे रोहित ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, अबे फ़ोन उठा ले, शायद नरेश का फ़ोन होगा। तभी उसका ध्यान आगे गया। तभी सामने रास्ते पर एक बाइक आकर खड़ी हो गई और वो नरेश था और उसने हाथों से इशारा करते हुए सुरेश को नीचे आने को कहा। यहाँ सुरेश भी उसे इशारा करते हुए ऊपर आने को कह रहा था। अभी ऊपर आना और आते आते उस बेवड़े को भी ऊपर लेकर आ, देख कैसे पड़ा हुआ है। तो सुरेश की बात सुनकर नरेश ने भी नीचे देखा और वहाँ पर रोहित की बॉडी पड़ी हुई थी। वो देखकर नरेश ने चीख कर नीचे आने को सुरेश को कहा और तभी नरेश ने देखा कि सुरेश के पीछे कोई खड़ा है। नरेश की उस गेट के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और अगले ही पल किसी ने सुरेश को पीछे से धक्का दे दिया और वो चीखते हुए पहली मंजिल से नीचे गिर पड़ा। नरेश यहाँ पर डर के मारे कांप रहा था। सुरेश को नीचे गिरता देखकर उदय दौड़कर वहाँ पर चला आया। उसने भी नीचे झुककर देखा तो सुरेश दर्द के मारे तड़प रहा था। नरेश ने फिर से चिल्लाकर उससे कहा, पीछे जा, पीछे जा। नरेश ने भी चिल्लाकर उसे पीछे हटने को और नीचे जल्दी आने को कहा। उदय ने नीचे देखा तो नीचे एक तरफ रोहित की लाश पड़ी हुई थी और दूसरी ओर सुरेश तड़प रहा था। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो दौड़कर नीचे जाने लगा। जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि उस मकान के कोने में कोई इंसान खड़ा था। वो सीढ़ियाँ उतरते ही अपनी जगह पर रुक गया और कांपती थरथराती हुई आवाज़ में उसने पूछा, कौन हो तुम। तो उस इंसान ने ठंडी आवाज़ में उसे जवाब दिया, विश्राम राव प्रभातराव यादव, इस जगह का मालिक। मेरी पर्ची के बिना तुम यहाँ आए। और उसकी आवाज़ सुनकर उदय दौड़कर बाहर जाने की कोशिश करने लगा। तब उसने देखा कि नरेश गेट के अंदर आया था और सुरेश को घसीटते हुए गेट के बाहर ले जा रहा था। तभी यहाँ उदय का पैर किसी ईंट या पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से उदय बहुत ज़ोर से चीखा तो नरेश का ध्यान उस मकान की ओर गया। तब नरेश ने देखा तो कोई था जो उदय के पीछे खड़ा था और उसका पैर पकड़कर वो उसे अंदर खींच रहा था। नरेश इतने में ही समझ गया था कि अब उदय को बचाना मुश्किल है। वो किसी तरह से खींचकर बाहर चला गया और अब उदय को इंतज़ार करने लगा। बस कुछ देर बाद नरेश और सुरेश को उदय की बस चीखें सुनाई दी। वो चीखें सुनकर दोनों की भी हालत ख़राब हो गई थी। तब सुदेश दर्द से कराते हुए नरेश को वहाँ से निकलने को कह रहा था। जब उदय की आवाज़ आना बंद हो गया तो नरेश समझ गया उदय अब नहीं रहा। तो उसने किसी तरह सुरेश को उठाकर बाइक पकड़कर खड़े रहने को कहा। ऊपर से गिरने की वजह से सुरेश की एक टांग की हड्डी टूट गई थी और एक हाथ का शोल्डर भी फिसल चुका था, जिससे उसने अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। नरेश जब बाइक पर बैठ रहा था तब उन दोनों का ध्यान उस ऊपर मकान की ओर गया। वहाँ ऊपर वो इंसान खड़ा था, विश्राम राव प्रभातराव यादव, और उन दोनों को देखकर वो अजीब तरीके से हंस रहा था। नरेश ने सुरेश को किसी तरह पीछे बिठाया और उसे वो अपने गांव लेकर चला गया। दर्द की वजह से वो रात को सुरेश कब बेहोश हो गया उसे भी पता नहीं चला। दूसरे दिन वो किसी सरकारी अस्पताल में था और जब वो होश में आया था तो पुलिस उससे पूछगिछ करने के लिए वहाँ पर आई थी, पूछताछ करने के लिए, और पूछताछ करके वहाँ पर चली गई वापस। और तब नरेश को पता चला, सुदेश को सॉरी, कि असल में वो जगह जिस इंसान के नाम पर थी, मतलब विशाल राव प्रताप राव यादव, वो तो जिंदा ही नहीं था, पर कुछ साल पहले ही उसकी उस जगह पर मौत हो गई थी। उसके और उसके किसी भाई के बीच उस मकान को लेकर
झगड़ा चल रहा था और तब विश्राम राव ने अपनी उस जगह पर नाम का बोर्ड लगा दिया था। झगड़ा बढ़ता चला गया और एक दिन गुस्से में आकर विश्राम राव के भाई ने उस जगह और उस मकान को हड़पने के लिए उसे मार दिया था। लेकिन उसके बाद भी उसे वो जगह नहीं मिली, क्योंकि वो विश्राम राव आज भी वही है। वो किसी को भी वहाँ आने नहीं देता। उस घटना के बाद सुदेश जब ठीक हुआ तो उसे भी कुछ महीने की वहाँ पर सज़ा हुई। हालांकि उस पर तो रोहित और उदय के खून का इल्ज़ाम लगने वाला था, क्योंकि घटना के वक्त उन तीनों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। पर अच्छी बात तो ये थी कि कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से उसे कम सज़ा हुई। उसे बस उसकी लापरवाही और किसी की परमिशन के बगैर किसी की भी प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती घुसने के जुर्म में बस कुछ महीनों की सज़ा हुई थी। नरेश का ये कहना है कि विश्राम राव का कोई भी वारिस न होने की वजह से सरकार ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ पर एक और बोर्ड लगा दिया है कि ये प्रॉपर्टी तो सरकार की है, पर वो दूसरा बोर्ड भी अब भी वहीं है जिस पर लिखा है इस जगह के मालिक विश्राम राव प्रगात राव यादव है और उनकी इजाज़त के बगैर यहाँ पर किसी को भी पैर रखने की इजाज़त तक नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस ड्रावनी और खतरनाक कहानी, तब तक के लिए धन्यवाद।